क्या होगा अगर मैं कहूं कि स्टोन एज कभी खत्म ही नहीं हुआ? क्या होगा अगर अभी, जब आप आराम से अपने घर में बैठे हैं, तब भी कुछ लोग वैसे ही रह रहे हैं जैसे हमारे पूर्वज हजारों साल पहले रहते थे? यह एक डरावना विचार है। हमें लगता है कि हमने अपनी दुनिया के हर कोने का नक्शा बना लिया है। हमें लगता है कि हमने हर संस्कृति को जोड़ लिया है, पर हम गलत हैं। धरती के सबसे खतरनाक जंगलों में, किसी भी सड़क या शहर से बहुत दूर, पूरी सभ्यताएं पूरी तरह से आइसोलेशन में मौजूद हैं। वे हमारे अपने अतीत के भूत हैं, एक ऐसे समय की जीती जागती गूंज जिसे हम बहुत पहले ही बीत चुका मानते थे। ये इतिहास की किताबों की कहानियां नहीं हैं, यह आज हो रहा है। ये छिपी हुई जनजातियां दुनिया भर में फैली हुई हैं। वे आपको अमेजन वर्षावन के विशाल हरे भूल भुलैया में मिलेंगी। वे आपको हिंद महासागर के दूरदराज के द्वीपों पर मिलेंगी जो खतरनाक चट्टानों से घिरे हैं। वे पापुआ न्यू गिनी के जंगलों की ऊंची कैनोपी में और मध्य अफ्रीका के घने जंगलों में गहरे रहते हैं। उनके लिए स्मार्टफोन्स, कार्स और इलेक्ट्रिसिटी की हमारी दुनिया मौजूद ही नहीं है। उनकी रियलिटी हवा में पत्तों की सरसराहट, एक अनदेखी चिड़िया की पुकार, मिट्टी में एक जानवर के पद चिन्ह हैं। वे ऐसे एनवायरनमेंट्स के मास्टर्स हैं जो इतने हॉस्टाइल हैं कि ज्यादातर मॉडर्न इंसान एक दिन भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे। उनका आइसोलेशन ही उनकी ढाल है। उनके लिए हम एलियंस हैं। हमारे हेलीकॉप्टर्स टेरिफाइंग मेटल बर्ड्स हैं जो आसमान से दहाड़ते हैं। हमारे कपड़े अजीब और अननेचुरल हैं। हमारे इरादे एक मिस्ट्री हैं और इतिहास ने उन्हें वेरी रहना सिखाया है। उनकी पीढ़ियों ने आउटसाइडर्स की कहानियां सुनाई हैं जो केवल बीमारी और विनाश लाए। इसलिए वे छिपे रहते हैं, घनी झाड़ियों की छाया से देखते रहते हैं। वे सिर्फ अनकॉन्टेक्टेड नहीं हैं, वे सक्रिय रूप से कांटेक्ट का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अलग रहने का फैसला किया है, एक ऐसी जीवन शैली को प्रिजर्व करने का जिसने उन्हें मिलेनिया तक सस्टेन किया है। एक ऐसी दुनिया जिसे हम प्रोग्रेस कहते हैं, उससे अछूती है। यह उस दुनिया की एक यात्रा है। यह एक्सट्रीम सर्वाइवल, एंशिएंट रिचुअल्स और प्रोफाउंड मिस्ट्री की दुनिया है। हमें सावधानी से चलना होगा क्योंकि हम यहाँ इंट्रूडर्स हैं। हम इन जनजातियों के जीवन को प्रिमिटिव रेलिक्स के रूप में नहीं, बल्कि रिजिलिएंट सर्वाइवर्स के रूप में एक्सप्लोर करेंगे जो ऐसे सीक्रेट्स रखते हैं जिन्हें हम बहुत पहले ही भूल चुके हैं। हम उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच उस गैप को पाटने की कोशिश करने के खतरों को देखेंगे। यह एक सिंपल एडवेंचर नहीं है। यह इंसान होने का क्या मतलब है, इस बात के बहुत हार्ट में एक नजर है, जो सब कुछ से स्ट्रिप्ड है, जिसे हम नॉर्मल मानते हैं। यह सिविलाइजेशन के किनारे की यात्रा है और शायद उसके पार भी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा फेफड़ा है, एक फैला हुआ अनछुआ जंगल। यह इतना बड़ा एरिया कवर करता है कि इसे समझना मुश्किल है, और इसके सबसे गहरे, सबसे दुर्गम कोनों में पृथ्वी पर किसी भी जगह से ज्यादा अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स हैं। ये जंगल के घूंघट वाले लोग हैं। वे छोटे नोमैडिक ग्रुप्स में रहते हैं, जंगल से शिकार करने, मछली पकड़ने और इकट्ठा करने के लिए लगातार घूमते रहते हैं। वे भूत हैं जो अपने पीछे केवल ताड़ के पत्तों से बने टेम्पोरेरी शेल्टर्स और अपने रास्ते के फेंट फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं। वे जंगल को ऐसे जानते हैं जैसे हम कभी नहीं जान पाएंगे। ये उनका घर है, उनका सुपरमार्केट और उनका सैंक्चुअरी। उनकी भाषाएं बाहरी दुनिया में बोली जाने वाली किसी भी चीज से अलग हैं। हर डायलेक्ट उनके एनवायरनमेंट का एक कॉम्प्लेक्स मैप है, जिसमें ऐसी चीजों के लिए शब्द हैं जिनके लिए हमारे पास कोई नाम नहीं है। उनके कपड़े बहुत कम होते हैं, अक्सर कुचले हुए बीजों और मिट्टी से बना पेंट होता है, जिसे पंखों और जानवरों के दांतों से सजाया जाता है। ये सजावट केवल दिखाने के लिए नहीं है। वे शिकार, स्टेटस और स्पिरिट्स की कहानियां सुनाते हैं। उनके रिचुअल्स उन्हें जंगल, उन जानवरों से जिनका वे शिकार करते हैं,
और अपने पूर्वजों की आत्माओं से जोड़ते हैं। वे एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां स्पिरिचुअल और फिजिकल पूरी तरह से इंटरट्वाइंड है। हर पेड़ और हर नदी की एक आत्मा होती है और उनका सर्वाइवल उन आत्माओं को खुश रखने पर निर्भर करता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स उनके एग्जिस्टेंस की पुष्टि करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी और ओकेजनल केयरफुली मैनेज्ड फ्लाईओवर्स का उपयोग करते हैं, बिना उन्हें डिस्टर्ब किए। हवा से उन्होंने अंतहीन हरियाली में छोटे सर्कुलर क्लियरिंग्स देखे हैं, जिनमें मलोकास नामक थैच्ड रूफ हट्स हैं। उन्होंने लाल और काले रंग में रंगे हुए फिगर्स देखे हैं, जो ऊपर उड़ते हुए नॉइजी एयरक्राफ्ट पर लॉन्ग बोज से निशाना साध रहे हैं। यह दूर रहने का एक क्लियर साइन है। यानोमामी या आइसोलेटेड वंस के रूप में ज्ञात विभिन्न ग्रुप्स जैसे इन ट्राइब्स की एक फियर्स रेपुटेशन है। उन्होंने अतीत में ब्रूटल इनकाउंटर से सीखा है कि बाहरी लोग अक्सर हिंसा, बीमारी और अपने होमलैंड का विनाश लाते हैं। उनका सर्वाइवल एडेप्टेशन में एक मास्टर क्लास है। वे हजारों प्लांट स्पीसीज की पहचान कर सकते हैं, यह जानते हुए कि कौन सी एडिबल है, कौन सी मेडिसिनल है और कौन सी पॉइजनस हैं। वे इनक्रेडिबल ब्लो पाइप्स और एरोज बनाते हैं, जिनमें फ्रॉग्स या प्लांट से निकाले गए पोटेंट टॉक्सिन्स लगे होते हैं, ताकि हाई कैनोपी में बंदरों और पक्षियों का शिकार कर सकें। वे कांस्टेंट अवेयरनेस का जीवन जीते हैं। उनकी सेंसेस रेजर्स एज तक होन्ड होती हैं, लेकिन उनकी दुनिया सिकुड़ रही है। इलीगल लॉगिंग, माइनिंग और फार्मिंग उनके इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं, उन्हें जंगल के छोटे और छोटे पॉकेट्स में धकेल रहे हैं, जिससे उनके एग्जिस्टेंस को खतरा है। उनका आइसोलेशन अब पहले से कहीं ज्यादा फ्रेजाइल है। इंडिया के कोस्ट से दूर अंडमान आइलैंड्स में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। दूर से यह एक पैराडाइज की तरह दिखता है, जिसमें प्रिस्टीन व्हाइट बीचेस और हरे भरे जंगल हैं जो टर्क्वाइज सी से घिरे हुए हैं। पर यह पैराडाइज फॉरबिडन है। यह सेंटिनलीज का घर है, जो शायद इस प्लैनेट की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब है। उन्होंने लगभग 60,000 सालों से बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रखा है। वे असल में स्टोन एज के लोग हैं, जो पूरी तरह से आइसोलेशन में रहते हैं, और वे अपने आइलैंड को डेडली फोर्स से गार्ड करते हैं। इंडियन सरकार ने आइलैंड के 3 मील के अंदर किसी को भी जाने से इलीगल घोषित कर दिया है, ताकि आउटसाइडर्स और ट्राइब दोनों को प्रोटेक्ट किया जा सके। उनकी लैंग्वेज, उनके रिचुअल्स या उनके बिलीफ्स के बारे में बहुत कम जानकारी है। वे बाहरी दुनिया से सिर्फ एक ही तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, एरोस से। जो कोई भी उनके किनारे आने की हिम्मत करता है, उसे वेल एम्ड प्रोजेक्टाइल्स के वॉली से जवाब मिलता है। वे हंटर गैदरर्स हैं, जंगली सुअर और कछुए का शिकार करने के लिए बोज और एरोस का इस्तेमाल करते हैं, और शैलो रीफ्स से मछली पकड़ने के लिए सिंपल नेट्स और स्पीयर्स का इस्तेमाल करते हैं। वे छोटे कम्युनल हट्स में रहते हैं और पूरी तरह से हेल्थी और सेल्फ सफिशिएंट लगते हैं। वे 2004 की इंडियन ओशन सुनामी से बच गए, जो उनके समुद्र और नेचर के संकेतों के गहरे एंशिएंट नॉलेज का एक सबूत है। कांटेक्ट के कई ट्रैजिक अटेम्प्ट्स हुए हैं। 1980 और 90 के दशक में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी टीम्स ने ट्रिप्स किए, जहां वे बीच पर कोकोनट्स और आयरन टूल्स जैसे गिफ्ट्स छोड़ते थे। कभी कभी सेंटिनलीज गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लेते थे, पर वे हमेशा अपनी डिस्टेंस बनाए रखते थे और उनका पोस्चर हमेशा हॉस्टाइल होता था। उन्होंने कभी बदले में कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैसेज क्लियर था, अपनी ऑफरिंग्स लो और हमें अकेला छोड़ दो। उनकी हॉस्टिलिटी बेसलेस नहीं है। यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो आउटसाइडर्स को थ्रेट के रूप में देखने के सदियों के अनुभव से बना है। सबसे फेमस रीसेंट इंसिडेंट 2018 में हुई, जब एक यंग अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चॉ इलीगली आइलैंड पर गया और ट्राइब को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की। उसे एरोस से मारा गया।
उसकी ट्रैजिक स्टोरी डेंजर्स और कांटेक्ट फोर्स करने की एथिकल प्रॉब्लम्स की एक स्टार्क रिमाइंडर है। सेंटिनलीज हमारी दुनिया नहीं चाहते, उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है। उनकी एग्रेशन उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी है, एक दीवार है जो उन्होंने अपनी एंशंट वे ऑफ लाइफ को एक ऐसी दुनिया से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई है जिसके बारे में वे कुछ नहीं जानते और जिससे वे कुछ भी लेना देना नहीं चाहते। पापुआ न्यू गिनी के जंगलों में जहां अलग अलग तरह के जानवर और पेड़ पौधे हैं और अलग अलग तरह के कल्चर हैं, वहीं रहते हैं कोरोवाई लोग। 1970 के दशक तक वेस्टर्न वर्ल्ड को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये अपने घर ऊंचे ऊंचे पेड़ के घरों में बनाते हैं, कुछ तो जमीन से 45 मीटर ऊपर तक होते हैं। ये वो प्लेफुल ट्री हाउस नहीं हैं जिनके सपने हम बचपन में देखते हैं। ये सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं जो सिर्फ पत्थर के औजारों और जंगल से मिली चीजों से बने हैं। इन्हें इतना ऊंचा इसलिए बनाया जाता है ताकि ये सुरक्षित रह सकें, सिर्फ राइवल क्लैंस और हेडहंटर्स से ही नहीं बल्कि बाढ़ और कीड़े मकोड़ों से भी। कोरोवाई लोगों का वर्ल्ड व्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड और दिलचस्प है। उनका मानना है कि दुनिया अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माओं से भरी है। उन्हें खाकुआ का बहुत डर है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मलेवोलेंट डीमंस या विचेस होते हैं जो इंसान का रूप ले सकते हैं। इस बिलीफ की वजह से रिचुअलाइज्ड कैनिबलिज्म की एक डार्क ट्रेडिशन बनी है जिसमें खकुआ होने का आरोप लगने वाले लोगों को मार दिया जाता है और खा लिया जाता है ताकि उनके अंदर की बुरी आत्मा को खत्म किया जा सके। ये प्रैक्टिस बाहर वालों के लिए भले ही शॉकिंग हो, लेकिन ये उनके जस्टिस सिस्टम और उनकी कम्युनिटी में स्पिरिचुअल बैलेंस बनाए रखने का एक सेंट्रल पार्ट है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे ऐसे रूल्स से चलाया जाता है जिन्हें हम मुश्किल से ही समझ पाते हैं। कोरोवाई लोगों के साथ पहला कांटेक्ट एक डेलिकेट और टेंस मैटर था। जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स पहली बार उनके इलाके में गए तो उन्हें शक और डर का सामना करना पड़ा। कोरोवाई लोगों ने पहले कभी सफेद चमड़ी वाले लोगों को नहीं देखा था और उन्हें लगता था कि वे भूत या मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं। उनकी भाषा में उन कॉन्सेप्ट्स और चीजों के लिए कोई शब्द नहीं थे जो बाहर वाले अपने साथ लाए थे। ट्रस्ट बनाने में कई साल लग गए, जिसमें धैर्य और केयरफुल इंटरेक्शन की जरूरत थी। आज भी कई कोरोवाई क्लैन पूरी तरह से आइसोलेटेड रहते हैं, अपने पेड़ के घरों में रहते हैं और अपने पूर्वजों के पुराने तरीकों का पालन करते हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि उनके जंगल के बाहर भी एक दुनिया मौजूद है। कोरोवाई लोगों के लिए जिंदगी सर्वाइवल की एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। वे स्किल्ड हंटर्स और फॉरेजर्स हैं, जंगली सुअरों और कैसोवेरीज का शिकार करने के लिए धनुष और तीर का इस्तेमाल करते हैं। उनका मुख्य भोजन सागो पाम है, एक स्टार्चे वाला पौधा जिसे वे आटे में बदलते हैं। अपने पेड़ के घरों को बनाना और मेंटेन करना एक कम्युनल एफर्ट है जो उनके सोशल कोहीजन और फॉरेस्ट मटेरियल्स के इनक्रेडिबल नॉलेज का सबूत है। लेकिन कई आइसोलेटेड ट्राइब्स की तरह उनकी जीवन शैली लॉगिंग और मॉडर्न वर्ल्ड के धीरे धीरे बढ़ते प्रभाव से खतरे में है। उनके पेड़ के घर, जो कभी उनके आइसोलेशन का प्रतीक थे, अब एक बदलते ग्रह के खिलाफ एक फ्रैजाइल फोर्ट्रेस बन रहे हैं। अफ्रीका का महान महाद्वीप मानवता का पालना आज भी अपने कई रहस्य समेटे हुए है। जबकि बहुत से लोग बड़े बड़े सवाना के बारे में सोचते हैं, असल में यह कांगो बेसिन का घना अभेद्य वर्षावन है जो दुनिया की कुछ सबसे मायावी जनजातियों को छुपाता है। यहाँ म्बूती और बाका जैसे समूह, जिन्हें अक्सर पिग्मी कहा जाता है, जंगल के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। वे ट्रेडिशनली नोमैडिक हंटर गैदरर्स हैं जिनकी संस्कृति हजारों साल पुरानी है। उनका छोटा कद, ऐसा माना जाता है, उनके जंगल के घर के घने अंडरग्रोथ को नेविगेट करने के लिए
एक इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है। ये इस जंगल के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं। उनकी संस्कृति बहुत ही इग्लिटेरियन और शांतिपूर्ण है। उनके कोई फॉर्मल चीफ या लीडर नहीं होते। डिसीजन ग्रुप कंसेंसस से लिए जाते हैं। म्यूजिक उनकी लाइफ का सेंट्रल पार्ट है। वे अपने रिचुअल्स में कॉम्प्लेक्स पॉलीफोनिक सिंगिंग और ड्रमिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी आवाजें बनाते हैं जो खुद जंगल की डाइवर्सिटी और वाइब्रेंसी को एको करती हैं। वे जंगल को जेंगी कहते हैं। इसे सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक परोपकारी पेरेंट या भगवान मानते हैं जो उनकी सभी जरूरतों को पूरा करता है। जंगल के प्रति उनका सम्मान एब्सोल्यूट है। जब वे शिकार करते हैं तो वे जंगल को उसके गिफ्ट के लिए धन्यवाद देने के लिए रिचुअल्स करते हैं। वे केवल वही लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है। अपने एनवायरनमेंट के साथ परफेक्ट बैलेंस में रहते हैं। हालांकि उनका एग्जिस्टेंस सबसे ज्यादा खतरे में है। आइसोलेटेड आइलैंड्स पर रहने वाली जनजातियों के उलट म्बूती और बाका अन्य बड़े समुदायों और मॉडर्न अफ्रीकी राज्य के दबावों से घिरे हुए हैं। उन्हें सदियों से डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ा है। लॉगर और माइनर उनकी पैतृक भूमि पर हमला करते हैं, उस जंगल को नष्ट कर रहे हैं जिस पर वे निर्भर करते हैं। उन्हें अक्सर समाज के हाशिए पर धकेल दिया जाता है। उनके ट्रेडिशनल स्किल्स और नॉलेज को अंडरवैल्यू किया जाता है। वे वास्तव में दो वर्ल्डों के बीच फंसे हुए हैं। उनका प्राचीन जंगल का घर और एक मॉडर्न सोसाइटी जिसमें उनके लिए बहुत कम जगह है। इन इमेंस दबावों के बावजूद वे अपनी यूनिक कल्चर को काफी हद तक प्रिजर्व करने में कामयाब रहे हैं। मेडिसिन के लिए जंगल के पौधों का उनका गहरा नॉलेज ऑनेस्टली लेजेंडरी है। वे बिना कंपास के जंगल को नेविगेट कर सकते हैं, नेचर के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ सकते हैं। वे जीवन के एक ऐसे फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं जो कंज्यूमरिस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के लिए पूरी तरह से एलियन है। एक ऐसा जीवन जो कम्युनिटी, शेयरिंग और नेचर के साथ एक गहरे स्पिरिचुअल कनेक्शन पर बेस्ड है। उनका सर्वाइवल के लिए संघर्ष सिर्फ एक कल्चर को प्रिजर्व करने के बारे में नहीं है। यह इंसान होने के एक अलग तरीके को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। एक ऐसा तरीका जो कंपटीशन पर कून ऑपरेशन और ग्रोथ पर सस्टेनेबिलिटी को वैल्यू करता है। एक छुपी हुई ट्राइब से पहली बार मिलना सुनने में कितना रोमांटिक और एक्साइटिंग लगता है। पर सच कहूं तो असलियत में यह बहुत डेंजरस होता है, और यह दोनों साइड्स के लिए है। हिस्ट्री इस टॉपिक पर एक बहुत ही खराब टीचर है। अक्सर कांटेक्ट इन आइसोलेटेड लोगों के लिए मौत की सजा ही साबित हुआ है। बाहर के लोग, भले ही उनकी इंटेंशंस अच्छी हों, अपने साथ जर्म्स और वायरस ले जाते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, मीजल्स या इन्फ्लुएंजा, जिनके खिलाफ ट्राइब्स के पास बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं होती। एक सिंपल हैंडशेक भी एक खतरनाक महामारी फैला सकता है, जो कुछ ही हफ्तों में एक पूरी कम्युनिटी को खत्म कर देता है। यह सच में कांटेक्ट का सबसे बड़ा थ्रेट है, और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट वह भी बहुत बड़ा होता है। बस सोचिए, एक सेकंड के लिए पहली बार एक हवाई जहाज देखना या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जिसकी स्किन का कलर आपने पहले कभी नहीं देखा। यह डरावना हो सकता है, एक ट्राइब के पूरे वर्ल्ड व्यू और स्पिरिचुअल बिलीव्स को तोड़ सकता है। बाहर के लोग और उनकी टेक्नोलॉजी पावरफुल मैजिक जैसी लग सकती है, जिससे ट्राइबल एल्डर्स की अथॉरिटी कम हो सकती है और उस सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब कर सकती है जिसने सदियों से उनके कम्युनिटी को एक साथ रखा है। इस तरह का कल्चर शॉक किसी भी बीमारी जितना ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, जिससे कंफ्यूजन, डिप्रेशन और उनकी यूनिक आइडेंटिटी का लॉस हो सकता है। और फिर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। एक और बड़ा रिस्क, मिसअंडरस्टैंडिंग लगभग तय है जब दो पूरी तरह से अलग कल्चर मिलते हैं। एक कल्चर में जो जेस्चर फ्रेंडली है, वह दूसरे में एक गंभीर इंसल्ट हो सकता है। ट्राइब का बाहर के लोगों के प्रति डर और शक, यह बिल्कुल ठीक है। कई पहली मुलाकातों में हिंसा हुई है।
ट्राइब्स अक्सर अपने टेरिटरी और अपने परिवारों की रक्षा कर रही होती हैं, जिसे वे एक थ्रेट के रूप में देखते हैं। उन्हें यह जानने का कोई तरीका नहीं होता कि बाहर के लोग शांति से आए हैं या वे हमलावर हैं, जैसे कि उनसे पहले कई और लोग उनकी जमीन चुराने या उनके लोगों को गुलाम बनाने आए थे। इन सभी कारणों से एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और सर्वाइवल इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के बीच सहमति क्लियर है। अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स को अकेला छोड़ देना चाहिए। उनके आत्मनिर्णय के अधिकार का, आइसोलेटेड रहने का उनका चुनाव सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी हेल्प करने का सबसे अच्छा तरीका है दूर से उनकी जमीन की रक्षा करना। इसका मतलब है उनकी टेरिटरीज को लीगली मार्क करना और अवैध लकड़ी काटने वालों, खनिकों और सेटलर्स को घुसपैठ करने से रोकना। गोल उन्हें म्यूजियम पीसेस की तरह रखना नहीं है, बल्कि उन्हें चॉइस देना है। अगर और जब वे कांटेक्ट करने का डिसाइड करते हैं, तो यह उनकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए, उन पर थोपा नहीं जाना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स जो इन रिमोट कल्चर्स को स्टडी करते हैं, उन्हें एक बहुत ही गहरा एथिकल डिलेमा फेस करना पड़ता है। उनका मिशन है ह्यूमन सोसाइटी की रिच डाइवर्सिटी को समझना और डॉक्यूमेंट करना। लेकिन एक आइसोलेटेड ट्राइब को स्टडी करने का एक्ट ही उसे बदल या डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये अल्टीमेट ऑब्जर्वर्स पैराडॉक्स है। आप किसी चीज को बिना बदले ऑब्जर्व कैसे करते हैं? एक रिसर्चर जो ट्राइब के साथ टाइम बिताता है, चाहे वह कितना भी केयरफुल क्यों ना हो, नए आइडियाज, नए टूल्स और नई डिजीजेस इंट्रोड्यूस करता है। वह चेंज का एजेंट बन जाता है, चाहे वह चाहे या न चाहे। यह एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ट्राइब्स हिडन रहना क्यों पसंद करते हैं? ज्यादातर एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसका जवाब है एक्सपीरियंस से जन्मा डर। कई सो कॉल्ड अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स असल में उन लोगों के डिसेंडेंट्स हैं जो भयानक वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन से भागे थे। अमेज़न में फॉर एग्जाम्पल कई ट्राइब्स एक सदी पहले रबर बूम की एट्रोसिटीज से बचने के लिए जंगल में गहरे चले गए थे, जब उनके एंसेस्टर्स को गुलाम बनाया गया और मैसेकर किया गया था। इन घटनाओं की स्टोरीज जनरेशन से पास डाउन हुई हैं, जिससे सभी आउटसाइडर्स पर एक गहरा और पूरी तरह से रैशनल डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है। उनका आइसोलेशन इग्नोरेंस की निशानी नहीं है, यह एक डिलिबरेट सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। वे ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में कैसे सर्वाइव करते हैं? इसका जवाब है नॉलेज। वह नॉलेज नहीं जो हम स्कूल्स में सीखते हैं, बल्कि एक गहरा एंसेस्ट्रल नॉलेज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ओरली पास डाउन होता है। उन्हें अपने लोकल प्लांट्स और एनिमल्स की एनसाइक्लोपीडिक अंडरस्टैंडिंग है। उन्हें पता है कि कौन से प्लांट्स फीवर ठीक कर सकते हैं, कौन सी लकड़ी बो के लिए सबसे अच्छी है और कौन से इंसेक्ट्स मौसम में बदलाव का सिग्नल देते हैं। यह नॉलेज सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, यह स्पिरिचुअल है। वे खुद को नेचर से अलग नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा मानते हैं। यह वर्ल्ड व्यू उन्हें सस्टेनेबली जीने देता है, उन रिसोर्सेज को खत्म किए बिना जिन पर वे डिपेंड करते हैं। मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट का रोल सच में बदल गया है। यह इन ट्राइब्स को स्टडी करने से ज्यादा उनके राइट्स के लिए एडवोकेट करने के बारे में है। वे गवर्नमेंट्स और एनजीओज के साथ मिलकर ट्राइबल लैंड्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। वे अपनी एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करके बाहर की दुनिया को बताते हैं कि ये कल्चर्स इतने वैल्यूएबल क्यों हैं और उनके आइसोलेटेड रहने के अधिकार को कानून द्वारा क्यों प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। डिलेमा अभी भी है, लेकिन प्रायोरिटी क्लियर हो गई है। नॉलेज की परस्यूट से पहले लोगों का सर्वाइवल आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम उनसे सीख सकते हैं फॉर नाउ, वह है उन्हें शांति से छोड़ने का महत्व। तो हम इस हाईटेक दुनिया में रहने वाले लोग उन लोगों से क्या सीख सकते हैं जो कई मायनों में अभी भी स्टोन एज में जी रहे हैं? हमें लग सकता है
अपने गैजेट्स के साथ हम सुपीरियर हैं, लेकिन एक रियल सर्वाइवल सिचुएशन में वे ही असली एक्सपर्ट हैं। उनके स्किल्स सिर्फ हॉबीज नहीं हैं, वे हर दिन की जिंदगी के टूल्स हैं। जैसे नेविगेशन को ही ले लो। एक आइसोलेटेड हंटर घने फीचरलेस जंगल में कई दिनों तक चल सकता है और बिना मैप या कंपास के अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाता है। वह सूरज को, तारों को, हवा की दिशा को, पेड़ों पर मॉस के उगने को और ऑनेस्टली हजार और सटल संकेतों को पढ़ता है जिनसे हम बिल्कुल अनजान हैं। यह अवेयरनेस का एक ऐसा लेवल है जिसे हम पूरी तरह खो चुके हैं। नेचुरल मेडिसिन का उनका ज्ञान बस कमाल का है। हर बीमारी के लिए उनके पास एक पौधा, एक जड़ या एक खास तरह की छाल है जिसे रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सिर्फ गेसवर्क नहीं है, यह एक साइंस है जो हजारों सालों के ट्रायल एंड एरर से रिफाइंड हुई है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अकेला एक जायंट फार्मेसी जैसा है और इंडिजिनस लोग उसके मास्टर फार्मासिस्ट्स हैं। कई मॉडर्न मेडिसिन्स जैसे मसल रिलैक्सेंट्स और मलेरिया के ट्रीटमेंट्स इन ट्राइब्स के ट्रेडिशनल नॉलेज से सीखकर ही पहले डिस्कवर किए गए थे। वे वास्तव में अनगिनत अदर पोटेंशियल क्यूर्स की कुंजी रखते हैं जो अगर उनकी कल्चर्स गायब हो जाएं तो हमेशा के लिए खो सकती हैं। उनके सोशल स्ट्रक्चर में भी हमारे लिए वैल्यूएबल लेसन्स हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हम अपने स्क्रीन से इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड हो रहे हैं, ये ट्राइब्स टाइटली निट कम्युनिटीज में रहते हैं। सब कुछ शेयर किया जाता है। एक सक्सेसफुल हंट का मतलब पूरे ग्रुप के लिए खाना होता है। बच्चों को पालना एक कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वे हर चीज के लिए एक दूसरे पर रिलाई करते हैं, घरों को बनाने से लेकर थ्रेट्स से डिफेंड करने तक। कम्युनिटी की यह गहरी भावना एक पावरफुल सोशल सेफ्टी नेट और बिलोंगिंग का एक स्ट्रॉन्ग सेंस पैदा करती है। कुछ ऐसा जो मॉडर्न सोसाइटी में अक्सर मिसिंग होता है। उनकी वेल्थ पोजेशंस में नहीं, बल्कि उनके रिलेशनशिप्स की स्ट्रेंथ में मापी जाती है। और शायद उनका सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट, यह उनकी सस्टेनेबिलिटी की फिलॉसफी है। वे अपने एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस में रहते हैं। वे प्रकृति के लिए एक गहरा स्पिरिचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका सर्वाइवल उसकी हेल्थ पर डिपेंड करता है। वे सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है और कुछ भी वेस्ट नहीं करते। यह कोई पॉलिटिकल चॉइस नहीं है, यह उनके एग्जिस्टेंस का एक फंडामेंटल लॉ है। जबकि हमारी मॉडर्न दुनिया क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल कोलैप्स से जूझ रही है, जो हमारी एंडलेस डिजायर फॉर मोर के कारण हुआ है, ये ट्राइब्स एक ऐसे तरीके से जीवन जीते हैं जो बाय इट्स वेरी नेचर सस्टेनेबल है, और वे हजारों सालों से इसी तरह जी रहे हैं। हम अक्सर इन आइसोलेटेड ट्राइबल लोगों को पास्ट की निशानी मानते हैं, जैसे कि ये एक खिड़की हो जहां से हमें अपने एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है। हम उन्हें प्रोग्रेस की लंबी दौड़ में अपने से पीछे देखते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम गलत हों? क्या होगा अगर कुछ फंडामेंटल तरीकों से वे असल में हमसे आगे हों? उन्होंने कम चीजों में खुश रहना सीख लिया है। उन्होंने बिना किसी लॉ, पुलिस या जेल के भी मजबूत रेजिलिएंट कम्युनिटीज बनाई हैं। वे हजारों सालों से अपने एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रह रहे हैं, जबकि हमारी सो कॉल्ड एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने कुछ ही सदियों में प्लैनेट को इकोलॉजिकल डिजास्टर के कगार पर ला खड़ा किया है। उनका सबसे बड़ा सीक्रेट शायद उनके अजीब रिचुअल्स या जंगल प्लांट्स के बारे में उनका ज्ञान नहीं है। उनका सबसे बड़ा सीक्रेट शायद हमसे दूर रहने की उनकी विजडम है। उन्होंने अपनी दुनिया के किनारों से क्योस देखा है, वो डिस्ट्रक्शन और वो अनहैप्पीनेस देखी है जो हमारी प्रोग्रेस अक्सर लाती है। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने इंडिविजुअलिज्म से ज्यादा कम्युनिटी को चुना, कांस्टेंट ग्रोथ से ज्यादा सस्टेनेबिलिटी को चुना और एंडलेस डिजायर से ज्यादा कंटेंटमेंट को चुना।
वे हमारी दुनिया को मिस नहीं कर रहे हैं, वे एक्टिवली खुद को इससे बचा रहे हैं। अपनी आइसोलेशन में उन्होंने एक ऐसी आजादी को बचाकर रखा है जिसे हमने खो दिया है। शायद किसी सिविलाइजेशन की सक्सेस का अल्टीमेट मेजर उसकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या इकोनॉमिक आउटपुट नहीं है, शायद इसकी लॉन्जेविटी है। और इस मेजर से ये एंशिएंट कल्चर्स हमारी अपनी सिविलाइजेशन से कहीं ज्यादा सक्सेसफुल हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि उनका तरीका काम करता है, कि ये आइस एजेस, फैमिन्स और फ्लड्स में भी टिक सकता है। दूसरी ओर हमारी मॉडर्न वे ऑफ लाइफ अभी भी एक बहुत नया और ऑनेस्टली एक बहुत डेंजरस एक्सपेरिमेंट है। हमें अभी भी नहीं पता कि यह लॉन्ग रन में सस्टेनेबल है या नहीं। अब तक का एविडेंस एनकरेजिंग नहीं है। तो जब हम इन मिस्टीरियस लोगों की ग्रेनी लॉन्ग लेंस फोटोग्राफ्स देखते हैं, शायद हमें उन्हें प्रिमिटिव एंसेस्टर्स के रूप में नहीं देखना चाहिए। शायद हमें उन्हें गाइड्स के रूप में देखना चाहिए, एक एंशिएंट विजडम को धारण करने वाले के रूप में, जिसे हमें डेस्परेट होकर फिर से खोजना होगा। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीने के और भी तरीके हैं, इंसान होने के और भी तरीके हैं। वे हमारे पास्ट का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि एक ज्यादा बैलेंस्ड फ्यूचर के लिए एक पॉसिबल ब्लूप्रिंट है। वे इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि सबसे गहरे सीक्रेट्स टेक्नोलॉजी में नहीं मिलते, बल्कि हमारी अर्थ और एक दूसरे के साथ हमारे कनेक्शन में मिलते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां घने जंगलों की गहराई में छुपे हैं वह रहस्य जिनसे दुनिया आज तक अनजान है।